हेलो फ्रेंड्स। आज हम इकॉनमी के जो है रिवीजन लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं। और ये जो मंथ हम कवर करेंगे, ये मार्च का पूरा मंथ कवर करेंगे। ठीक है, मार्च 2020 के पूरे इकॉनमी को मैं कवर करूँगा इस लेक्चर में। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों को मैं 1 से लेकर 9 तक मैं इकॉनमी को कवर करके अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जून से लेके फरवरी तक। तो चलिए हम लोग मार्च का देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल। ठीक है, एक ग्रुप ये है कि एक्चुअल में इसको हम बताते हैं। देखिए, मैं किसी चीज़ को बहुत सिंपल में बताऊंगा, आप लोग एकदम परेशान मत होइए। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, बस उस चीज़ को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूं। ठीक है, और कोई भी मतलब टॉपिक शुरू होने से पहले मैं पहले उसको एकदम उसके की क्रक्स बताऊंगा, पहले उसका कीवर्ड बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली प्रोजेक्ट मॉनिटर ग्रुप है क्या है? इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी 500 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं और जो डीले में हैं, फंसे हैं किसी वजह से, स्टेट के क्लियरेंस की वजह से, किसी और वजह से, उसको बूस्ट करने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज चेयर्ड मीटिंग टू रिव्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, 500 करोड़ से ऊपर के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको हेल्प करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। और ये DPII मतलब वही डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है। ठीक है, जैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, तो उसके लिए फंड ये लोग देंगे, उसको उसको बूस्ट करेंगे। क्योंकि जानते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डिले होगा तो ट्रेड ही कॉमर्स अफेक्टेड होता है। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि आखिर ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्ट्री क्यों प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को चला रही है। जैसे मान लीजिए पोर्ट के कोई बातें हैं, ठीक है, मान लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कुछ प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यदि ये डिले हो रहे हैं तो अल्टीमेटली नुकसान तो कॉमर्स एंड ट्रेड इंडस्ट्री को ही हो रहा है। ठीक है, तो फैसिलिटेट इशू करेंगे ये लोग। क्या करेंगे? फैसिलिटेट इशू रिजॉल्व, मतलब वही जो भी वो प्रोजेक्ट इशू को मतलब फेस कर रहा है, वो जो डिले हो रहा है, जो उसमें रेगुलेटरी का अवेट है स्टेट का जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री का, उसको वो लोग उस पर ध्यान देंगे और उसको क्लियरेंस कराएंगे। और 500 करोड़ तक का प्रोजेक्ट जो होगा, मिनिमम 500, उसी पे ये लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, वही एलिजिबल होगा PMG असिस्टेंट के लिए। द पोर्टल इज असिस्टेड बाय, मतलब ये जो पोर्टल है PMG असिस्टेंट, ये असिस्ट किया जाएगा इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। ठीक है, और विच प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, मतलब वहीं इन्वेस्ट इंडिया जो है, PMG जो है, एक्चुअली में PMG के जरिए ही ये 500 करोड़ के प्रोजेक्टों को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को तेज़ी लाई जाएगी इसमें। तो हमारे काम का मेन चीज़ है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में देख लीजिए। इन्वेस्ट इंडिया का सेटअप 2009 में हुआ था और एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत है। ठीक है, ये एक्चुअल में ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेट एजेंसी है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट एजेंसी है। ठीक है, और एक्चुअली में क्या है ये, और इट एक्ट, ये सिंगल पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट या सिंगल पॉइंट रेफरेंस टू इन्वेस्ट इन इंडिया। मतलब अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है किसी कहीं पे भी, चाहे ट्रेड कॉमर्स में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आपको इन्वेस्ट इंडिया के थ्रू ही होके जाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। 2009 में बना है ये इन्वेस्ट इंडिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है। ठीक है, और ये एक सिंगल पॉइंट है जहाँ से आपको जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी दी जाएगी।
चलिए हम चलते हैं आगे। BEE स्टार रेटिंग प्रोग्राम, देखिए एक्चुअली में है क्या ये न्यूज़ में क्यों है मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। 19th फाउंडेशन डे ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, 19वां दिवस है ब्यूरो ऑफ एनर्जी। हमारे काम का मेन पॉइंट ये है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है, जो NTPC जिसके अंतर्गत है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एजेंसी क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने अप्लायंस हैं, ठीक है, इसका मेन मोटो क्या है। देखिए मैं किसी चीज़ को बहुत टफ करके नहीं बताने आया, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अब मुझसे अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एजेंसी एक्चुअली में क्यों बनाई गई, एक्चुअली में क्या है कि जो हमारे यहाँ अप्लायंस है, मान लीजिए फ्रिज है, टेलीविज़न है और रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और मान लीजिए AC है, और जो भी मान लीजिए इस इस्त्री है प्रेस करने का, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, ये एजेंसी इसको रेटिंग देगी कि एक्चुअली में रेटिंग, आजकल AC खरीदने आप जाओगे तो वहाँ पे BEE स्टार रेटिंग मिलती है। मतलब वो ये शो करती है कि आपके घर में ये काम तो बहुत अच्छे से करेगी, लेकिन एनर्जी कितना सेव करेगी। तो इसलिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, मिनिस्ट्री पावर के अंतर्गत, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, ये जो BE स्टार रेटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत अब तक टोटल 24 उपकरणों को, इंस्ट्रूमेंट को BE स्टार रेटिंग मिल गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये बहुत कम एनर्जी सेव करेगी। और अभी अभी जो है 10 24 को मिल गई है कवरेज, और टिल डेट जो है 10 अप्लायंस आर अंडर मैंडेटरी रीजन, मतलब 10 को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। द स्टार लेबलिंग प्रोग्राम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाई, मैंने कहा ना एनर्जी कंजर्वेशन 2001, याद रखिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया था, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो निर्माण है ये 2002 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। इसका काम ही है, मान लीजिए कल अगर जैसे लैपटॉप हुआ, ठीक है, आपका मोबाइल हुआ, अगर ये ज़्यादा बिजली यूज करेगा तो BE स्टार रेटिंग इस पर भी आएगी, ठीक है। तो आपके जो बड़े बड़े फ्रीजर हुए, तो अभी अभी 2 उपकरणों को इन्होंने BE स्टार रेटिंग दी है। वो बड़े उपकरण एक्चुअली में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते थे बिजली को, ठीक है। ये डीप फ्रीजर एंड ये है लाइट कमर्शियल एयर कंडीशन, इनको BE स्टार रेटिंग दी गई है। द स्टार लेबलिंग प्रोग्राम फॉर डीप फ्रीजर एंड LAC हैज़ बीन लॉन्च बाय वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड विल बी इफेक्टिव 31 दिसंबर 2021, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 तक एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड इन उपकरणों पे लागू रहेगा, ठीक है। इनमें मतलब कंपनियों पे भी ये प्रेशर रहता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करने वाली एनर्जी इंस्ट्रूमेंट ना बनाए, क्योंकि इससे क्या है कि पावर सेक्टर में जो हमारा क्राइसिस चल रहा है वो और बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि उज्ज्वला योजना चलाई गई, और जो LED की योजना है, मतलब कि क्या कहते हैं, सबसे घर में LED मिले ताकि एनर्जी कंज्यूम, मतलब अधिकतर आप ध्यान देंगे हमारे देश में जो भी मतलब सरकार चला रही है प्रोजेक्टों को, वो अधिकतर एनर्जी सेविंग, और एनर्जी सेविंग नहीं है, इसके साथ साथ जो होता है एनर्जी भी सेव होती है और CO2 भी कम कंज्यूम होती है। भाई बिजली यदि कम कंज्यूम करोगे आप, तो उसके रिस्पेक्ट में जो है आप जो प्लांट हैं वो CO2 का भी एमिशन कम होगा। जैसे मान लीजिए आप LED एक जला रहे हो और एक 100 वाट का नॉर्मल बल्ब जला रहे हो, तो आप भी इतना फिजिक्स पढ़े हो कि जो नॉर्मल वाला बल्ब है वो CO2 का एमिशन ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है, और ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, ये कहा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट केवल 2030 तक, ठीक है, केवल ये दोनों ही अकेले प्रोजेक्ट 2030 तक 9 बिलियन यूनिट एनर्जी सेव करेंगे, 9 बिलियन यूनिट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पे। इसको मैंने कहा था ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2001 एक्ट के तहत बनी थी, मैंने बताया था आप लोगों को, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत है,
और 2002 में क्रिएट की गई थी। क्यों? क्योंकि वो एक्ट 2001 में आया था, ये एजेंसी 2002 में क्रिएट की गई थी। तो एजेंसी का मेन फंक्शन है एनर्जी फंक्शन टू डेवलप प्रोग्राम विच इंक्रीज कंजर्वेशन ऑफ इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसे प्रोग्रामों को डेवलप करना जो देश में को एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाए और एनर्जी को सेव करे। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग आए शेयर्ड इकोनॉमी। ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको आराम से आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये इकोनॉमी है क्या एक्चुअल में? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ये 2 बिलियन इंडस्ट्री हो चुकी है, $2 बिलियन इंडस्ट्री हो चुकी है करंट ईयर में, 2019 और 20 के एंड में। ठीक है, एक्चुअली में है क्या शेयर्ड इकोनॉमी? मान लीजिए यूपीएससी पूछता है कि व्हाट इज़ शेयर्ड इकोनॉमी। देखिए इसका सिंपल से एग्जांपल है, आप लोग जो ओला और उबर यूज करते हैं, ये ओला उबर जब कभी आप शेयर्ड भी मंगाते हैं, ठीक है, जब कभी भी आप शेयर्ड मोबिलिटी के लिए ओला और उबर मंगाते हैं, उसी को कहते हैं शेयर्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ बाई और उनको खरीदने के बजाय लोग उसको रेंट या उधार लेना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आपका पैसा कम लगेगा, ऊपर से जो है वो, जैसे मान लीजिए आपके पास फर्नीचर है, वो अनयूज पड़ा हुआ है, आपने किसी को रेंट पे दे दिया, उसका भी काम चल गया और आपको पैसे भी मिल गए। तो इस तरह की जो इकॉनमी है, तो शेयर्ड इकॉनमी इंक्लूड सेगमेंट कोवर्किंग, जो साथ में काम कर, जैसे मान लीजिए आप खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, या आप मान लीजिए 8 घंटे का कोई ऑफिशियल जॉब करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब, और उसके अलावा भी 2-3 घंटे काम करना चाहते हैं, तो आप कोवर्किंग कर सकते हैं ऑफिस वी वर्किंग इंडिया के साथ। ये एक आजकल जो है रेंट पे काम करने के लिए, को लिविंग, ओयो लाइफ, ऑक्सफोर्ड कैब, आप सब जानते हैं, इसको यूज भी किए होंगी, ओला उबर। ठीक है, शेयर्ड मोबिलिटी के लिए, और फर्नीचर रेंटल के लिए फर्नेलेंसो और रोंटो मोजो। ठीक है, तो ये एक शेयर्ड इकॉनमी है जो $2 बिलियन की करंट ईयर में होने वाली है। ठीक है, तो इसको जो है हाईलाइट किया जा रहा है, इज ए कॉन्सेप्ट दैट हाईलाइट द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू रेंट और बोरो गुड रैदर देन बाई और ओन। मतलब ये, मतलब इंडिविजुअल की एबिलिटी को हाईलाइट कर रही है शेयर्ड इकॉनमी, कि लोग खरीदने के बजाय उसको रेंट पे लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, निधि कंपनियां। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब अगला टॉपिक, निधि कंपनी। ठीक है, देखिए निधि कंपनी कुछ है नहीं, सिंपल सा एक फिनोमेना है, आपको इसको समझना होगा। कभी कभी आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्चुअली में 2013 में बना दिया था। एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए कई व्यापारी हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ पैसा कलेक्ट किया, ठीक, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, मान लीजिए 50,000 50,000 50,000 कलेक्ट किया, ठीक, मान लीजिए 6 लोग हैं, तो इनके पास 3 लाख हो गया। ठीक, अब ये 3 लाख रुपए एक बार किसी एक ही आदमी के पास रहेगा एक फिक्स टाइम तक। ठीक, वो उसी आदमी के पास रहेगा, वो उसका यूज करेगा बस। ठीक, नेक्स्ट टाइम फिर ये कलेक्ट करेंगे, फिर ये पैसा 3 लाख रुपए किसी दूसरे कैंडिडेट के पास रहेगा एक फिक्स टाइम तक। इसको कहीं कहीं लोग चिट फंड भी कहते हैं, कहीं कहीं लोकल में अलग अलग जगह अलग अलग नामों से फेमस है। इसी को कवर करने के लिए निधि कंपनी आया था अंडर कंपनी एक्ट 2003। ठीक है, तो इसमें क्या है, और फिर मान लीजिए तीसरी बार पैसा कलेक्ट करेंगे तो किसी तीसरे के पास रहेगा, चौथी बार करेंगे तो किसी चौथे पास रहेगा। ठीक है, ये फिर रिटर्न नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन में कॉरपोरेट इन्वायरमेंट को प्रमोट किया जाता है। तो ये क्या है क्या, ठीक है, इसमें कुछ बदलाव किया है गवर्नमेंट ने, और कुछ अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट को हम देखेंगे। ये है क्या एक्चुअली में निधि कंपनी? देखिए ये एक्चुअली में ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए, मैंने कहा ना कि
इन्वेस्टर फ्रेंडली हो और हमारे देश में कॉरपोरेट इन्वायरमेंट, क्योंकि देखिए बैंक तो जल्दी छोटे छोटे इन्वेस्टरों को, छोटे छोटे व्यापारियों को बैंक तो लोन देती नहीं, लगेगी कोलेटर मांगने का कागजी कार्रवाई। तो ये इस तरह का जो है रूल गवर्नमेंट ने बनाया। उन्होंने कहा कि निधि इज ए कंपनी विच हैज इनकॉर्पोरेट निधि कल्टिवेटेड द हैबिटेट ऑफ थ्रिफ्टिंग एंड सेविंग अमाउंट, ठीक है, एंड रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम लेंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली। याद रखना, ये केवल इनकी जो उधारी होगी, जो ये लोग 50-50 हज़ार 6 लोग लेंगे, ये सिर्फ मेंबर के पास ही सर्कुलेट होगा। वो साइक्लिक बेसिस पे होगा। मान लीजिए एक बार इनके पास रहेगा तो फिर कलेक्ट होगा तो फिर उनके पास रहेगा, फिर कलेक्ट होगा तो फिर उनके पास रहेगा। उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए उनके मेंबरों के पास ही ये घूमता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर यूपीएससी इस तरह का कोटेशन दे दे कि इज निधि कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, यस, एक्चुअली में ये कंपनी एक 2013 के ही अंतर्गत ही नहीं, इसको देखिए मैं बता रहा, ये आरबीआई के अंतर्गत भी निधि कंपनी इज ए क्लास ऑफ एनबीएफसी। याद रखना, दिस ए क्लास ऑफ एनबीएफसी एंड आरबीआई हैज पावर इशू ए डायरेक्ट, ठीक है, देम रिलेटेड टू डिपॉजिट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्टिविटी। ये आरबीआई के कंट्रोल में भी रहती है निधि कंपनी, ठीक है। और निधि डील विथ दियर स्टेक मेंबर, मैंने की क्रक्स आपको बता दिया कि होता क्या है, बस घूम फिर वहीं आएगा। आरबीआई हर एग्जम्प्टेड देम फ्रॉम कोर प्रोविजन ऑफ आरबीआई, मतलब इसको कोर आरबीआई कुछ छूट दे के रखी है, लेकिन आरबीआई कंट्रोल रखती है, इनको इशू डायरेक्ट कर सकती है। और याद रखिएगा, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। तो नेशनल बायो फार्मा मिशन, ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। ये 2017 में लॉन्च किया गया था, 2017 में वर्ल्ड बैंक के लोन से लॉन्च किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया था और जो टोटल अमाउंट है 1500 करोड़ रुपया है। ये क्यों है मैं भी बताता हूँ, ठीक है। 1500 करोड़ में 750 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने दिया था। और ये जो नेशनल बायो फार्मा मिशन है, ये एक्चुअली में बायोटेक्निकल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड असिस्टेंट काउंसिल बिराक जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है। और ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है बिराक, ठीक। मान लीजिए बिराक के बारे में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, ठीक है। ये एक इतना देख लीजिए। लेकिन है क्या एक्चुअली में, हमारे देश में बायो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए, चूँकि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन हमारे यहाँ फार्म दवा का सेक्टर तो डेवलप है, लेकिन हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायो फार्मा का मतलब कि फार्मा में नए नए इन्वेंशन करके नए नए बायो फार्मा, जैसे मान लीजिए कोविड-19 है, ठीक है, कोई भी, इसका एक्चुअली में क्या है, हमारे यहाँ इतना रिसर्च नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से रॉ मटेरियल मंगा के चाइना से फार्मा के, और जो सीखे हैं फार्मा के तौर पे उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं बस केवल, ठीक है, रटा रटाया गया। हम कोई नया इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, नया इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं बायो फार्मा में। तो बायो फार्मा मिशन को बढ़ाने के लिए 1500 करोड़ दिया गया है, जिसमें 750 करोड़ जो है वर्ल्ड बैंक का है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है बिराक, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत है और एक पीएसयू सेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा बिराक के अलावा नेशनल बायो फार्मास्यूटिकल को एक्सेलरेट करने के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप भी होगा, जो चेयर्ड बाय इम्यूनिस्ट साइंटिस्ट। बायो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं उनके वही चेयर करेंगे। टू मिशन ड्राइंग अपॉन ग्लोबल एक्सपर्टाइज, मतलब इस मिशन को ग्लोबल लेवल तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो कुछ है नहीं, सब बस की क्रक्स है कि हमारे यहाँ बायो फार्मास्यूटिकल को बूस्ट करने के लिए सब है, ठीक है। अंडर द मिशन गवर्नमेंट हैज लॉन्च इनोवेटिव इन इंडिया, मतलब इंडिया में बायो फार्मा में इनोवेशन के लिए, ठीक है। एंड क्रिएट इनेबिलिटी इकोसिस्टम प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि दवा बनाई जाती है, हम दवा की टेक्नोलॉजी मंगा लिए हैं बाहर से, रॉ मटेरियल चाइना से मंगा के, फार्मास्यूटिकल सन फार्मा, सिप्ला,
और डॉक्टर रेड्डी, इस तरह की कंपनियां बना तो रही हैं दवा, हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बायो फार्मा नहीं है। बायो फार्मा मतलब हमारे यहाँ फार्मा के सेट में बायोलॉजिकल रिसर्च नहीं है। उसी को प्रमोट करने के लिए ये गवर्नमेंट इनोवेटिव इन इंडिया I3 चला रही है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इनोवेटिव इन इंडिया I3 करके अगर यूपीएससी पूछ देगा 21 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 15 नवंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। नेशनल बायो फार्मा मिशन, बिराक इसकी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है। ठीक है, और ये लॉन्च ये दिल्ली से हुआ था, न्यू दिल्ली से। ठीक है, तो ये आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, खासकर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो यूपीएससी का एक क्वेश्चन प्री में रहता ही है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं रोपैक्स सर्विस। रोपैक्स सर्विस कुछ है नहीं, वो पूरी राम कहानी है, पहले आप इसको ये देख लो आप। ठीक है, ईस्टर्न वाटर फ्रंटेज मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। एक्चुअली में है क्या कि जो रोपैक्स सर्विस को ईस्टर्न वाटर मुंबई पोर्ट सर्विस चलाएगी। ठीक है, ये मुंबई की ईस्टर्न कोस्ट को कवर करती है, और एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत। ये है क्या रोपैक्स सर्विस, मैं बता रहा हूँ। ये इस तरह का आपको दिख रहा है ना, ये गाड़ी अंदर दिख रही है। एक्चुअली में ये सर्विस चलाई जा रही है कांदला टू मुंबई पोर्ट के बीच में। उसकी दूरी जो 3 घंटे के बीच है बाई रोड से, वो 1 घंटे की हो जाएगी। इसमें क्या है, लोग गाड़ी लेके घुस जाएंगे, इसमें गाड़ी सहित ट्रेवल करेंगे पोर्ट पे, और गाड़ी इसमें रहेगी। और ये रोपैक्स सर्विस रोल ऑन रोल ऑफ है। ठीक है, इसका मतलब है रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब रोल ऑन करो और फिर ये फेरी जो है यहाँ से पानी में से निकलेगी, जाके दूसरे पोर्ट पे किनारे लग जाएगी, और फिर ये लोग गाड़ी उतारेंगे और लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह की सर्विस है, रोल ऑन एंड रोल ऑफ इसको कहते हैं। ठीक है, जो ईस्टर्न वाटर फ्रंट इज़ द मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, ये जो है इसको प्लान टू डेवलप पोर्ट लैंड, मतलब यही इसको डेवलप कर रही है। इसको वाडला से के बीच में बता रहा हूँ मैं आपको, किसके किसके बीच में है, अभी आप देखिए। ये मुंबई टू मांडवा है। ठीक है, मुंबई टू मांडवा के बीच में हो रही है। रोपैक्स सर्विस वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ईस्टर्न। ठीक है, रोपैक्स M2M। ठीक, वॉज बिल्ट इन, एक्चुअली में ये सर्विस 2019 में सितंबर में 2019 में ग्रीक में आई थी, ग्रीक में आई थी, वहाँ से हम लोगों ने कॉपी किया है इसको। और एक्चुअली में क्या है कि एक वेसल 14 नॉट की स्पीड से चलेगा, 200 कार और 1000 पैसेंजर को एक समय में लेके निकलेगी। 14 नॉट होता है, एक नॉट में जो है मैं आपको बता दूं लगभग 1.19 माइल होता है। ठीक है, और 1 माइल में कितने किलोमीटर होता है, आप उसको जो है आप लोग जानते हैं सब लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 200 कारों और 1000 पैसेंजरों को लेके ये वेसल जाती है, कहाँ से, मुंबई से मांडवा के बीच में। ठीक है, और ये 110 किलोमीटर की दूरी जो 3 घंटे में है, वो 18 किलोमीटर हो जाएगी 1 घंटे में। ठीक है, तो ये मानसून सीजन के समय ज़्यादा इसको किया जाता है, रोल ऑन रोल ऑफ इसको कहा जाता है। ठीक, तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी याद रखिएगा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। इसको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑटोनॉमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। उन्नत भारत अभियान। तो उन्नत भारत अभियान 2.0, इसमें क्या है ना कि उन्नत भारत अभियान 2.1 में क्या हुआ था कि जो हायर एजुकेशन थे, ठीक है, उन्होंने एटलीस्ट 5 गाँव को अपने गोद, मतलब वो लिया था, उनको अपने डायरेक्शन में लिया था, और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम थी उसको एज ए टेक्निकल होके एज ए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किए थे लोग। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे और उन्होंने सॉल्व किया भी। ठीक है, उनके इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए और सोशल बेटरमेंट के लिए, और यहाँ तक कि जो भी सरकारी मतलब गवर्नमेंट क्या कहते हैं पॉलिसियाँ होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है उन गाँव को, उसके लिए भी इन लोगों ने मतलब वर्क किया था। और ये उन्नत भारत अभियान फ्लैगशिप प्रोग्राम है MHRD मिनिस्ट्री का और गवर्नमेंट का। फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्लैगशिप प्रोग्राम उनको कहते हैं
जो हाई प्रायोरिटी के प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे उज्ज्वला हुआ, ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान हुआ, तो उन्नत भारत अभियान भी इसी तरह का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो हायर प्रायोरिटी लेके चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको। और क्लेम क्या किया गया है, जो न्यूज़ है उसको देख लीजिए आप। रिसेंटली MHRD मिनिस्ट्री क्लेम दैट उन्नत भारत अभियान ट्रांसफरिंग द लिविंग कंडीशन ऑफ विलेज, कि मतलब जिन 5 गाँव को गोद हमने लिया था वो उनके लिविंग कंडीशन में बदलाव हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। टू एंगेज द फैकल्टी एंड स्टूडेंट, मैंने कहा था ना कि जो हायर इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी और स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए IIT बॉम्बे हुआ, IIT BHU हुआ, IIT दिल्ली हुआ, IIT मद्रास हुआ, ठीक है, JNU हुआ, तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो आइडेंटिफाई करेंगी प्रॉब्लम को, डेवलपमेंट इशू, कि उस गांव में डेवलपमेंट के क्या इशू हैं रूरल, और फाइंडिंग सस्टेनेबल, और उसके एक गुड सलूशन को, सस्टेनेबल सलूशन को देने की कोशिश करेंगी। और सेलेक्टिंग एग्जिस्टिंग इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी की हेल्प से जो है उनको एक सस्टेनेबल सलूशन देंगी। HEG कंट्रीब्यूट टू डिवाइसिंग सिस्टम स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन बैर, मैंने कहा ना गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी है, ठीक है, उन गवर्नमेंट स्कीमों को स्मूथली उस गांव में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के फैकल्टी और वहाँ के स्टूडेंट उसको करेंगे। मतलब ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है आखिर उन गाँव में ग्राउंड लेवल पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, लोगों की अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ आता नहीं है, तो वो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम आगे। ये क्या है आपका भारत उन्नत अभियान, उसको देख लेते हैं। ये 2018 में आया था, ठीक है। ये अपग्रेड वर्जन है भारत, इट इज़ अपग्रेड वर्जन उन्नत 1.0, और 2018 में 2.0 लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि द स्कीम टू ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, याद रखना पहले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, अब ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूट आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन फुलफिल क्राइटेरिया। पहले क्या था, केवल हायर एजुकेशन 1.0 में हायर एजुकेशन केवल इम्प्लीमेंट मतलब गोद ले सकते थे, अब ऑल क्या कहते हैं ऑल इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ले सकते हैं। करंटली जो है 13,072 विलेज को इन्होंने अडॉप्ट किया है, 2,474 इंस्टीट्यूटों द्वारा टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करके वहाँ के प्रॉब्लमों को रिमूव करने को। मैंने कहा था ना कि वहाँ के प्रॉब्लम को क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ठीक है, वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम है, ठीक है, या इंडस्ट्री या लाइवलीहुड प्रॉब्लम है, या बेसिक एम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, या रूरल एनर्जी की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको वो लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे। पहले याद रखिएगा हायर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, अब ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, 2017 का ये क्वेश्चन था, UPSC ने पूछा था। द एम टू प्रोग्राम अचीव 100% लिटरेसी कोलेब्रेशन बिटवीन वॉलंटरी, ये है नहीं, कनेक्टिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटी टू एड्रेस विलेज चैलेंज थ्रू अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल बाय एलोकेटिंग स्पेसिफिक फंड, ठीक है। तो इसका आंसर आप सब लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा B, ठीक है। इसको पॉज करके आप लोग आराम से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे, इसका आंसर है B। नेक्स्ट पे आते हैं, सोलर चरखा मिशन। एक्चुअली में है क्या, ये मैं बता रहा हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा और खादी ग्रामोद्योग, जो खादी कमीशन होता है, उसका एग्जैक्ट नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहले देख लीजिए कि ये मिशन MSME मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया रहता है। इसमें क्या है कि 50 सोलर चरखा क्लस्टर बनाना चाहते हैं लोग, ठीक है। उसके लिए इन्होंने बजट में पैसा भी दिया है 550 करोड़ का, और ये इनका लक्ष्य 18, 19, 19, 20 मतलब
इस करंट अफेयर और इसके पिछले करंट फाइनेंशियल ईयर में ये 505 करोड़ में 50 मतलब सोलर चरखा क्लस्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्यों बनाना चाहते हैं आप सब लोग जानते हैं। गांधी जी चरखा क्यों चलाते थे? सेल्फ डिपेंडेंस के लिए। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं और जो रूरल एरिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। देखिए कोई भी आप क्वेश्चन आराम से समझ सकते हैं कि आखिर कोई गवर्नमेंट स्कीम क्यों लाना चाहती है, उसको बहुत ग्राउंड लेवल पे आप सोचेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और गांधी जी चरखा क्यों चलाते थे? इसलिए चलाते थे कि लोग अपने कपड़े को अपने से बनाएं, किसी पे डिपेंड ना रहें। ठीक है, और हो सके तो एक्सपोर्ट भी करें। मतलब हमको कपड़ा खरीदने के लिए किसी दूसरे देश पे नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट। ठीक, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। ठीक है, और सोलर चरखा यूनिट इस्टेब्लिश्ड हो विलेज इंडस्ट्री में। और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, मैंने कहा था ना, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, मैं इसको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1956 के आसपास शायद हुई थी। इसकी जो मिनिस्ट्री है एमएसएमई है। और ये क्योंकि बार बार न्यूज़ में आ रही है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा अच्छे से। ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये क्यों लाया जा रहा है सोलर चरखा मिशन? इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सबकी ग्रोथ को इंश्योर करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ठीक है, स्पेशली वुमेन एंड यूथ। ठीक है, और बूस्ट रूरल इकोनॉमी। सही बात है, गांव में क्लस्टर बनेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। और लिवरेज लो कॉस्ट, मतलब लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से जो है एक्सपोर्ट करना। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं आगे एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल पे। ये बिल क्यों पास हुआ है मैं भी बताता हूँ आपको। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल एक्चुअली में बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है। और नॉर्मली यूपीएससी बिल के बारे में नहीं पूछती, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये लोकसभा ने पास कर दिया है ये एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल। एक्चुअली में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट एरिया में, जो एयरपोर्ट एरिया में जो भी चूँकि जो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, तो इसके लिए इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल बनाया है कि मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर कोई चीज़ वायलेट करते हैं तो उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है। ठीक है, एक्ट रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसन यूज। ठीक है, यूज ऑपरेशन सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सिविल एयरक्राफ्ट लाइसेंसिंग है, एयरडायनेमिक जो भी चीज़ हो रही है मतलब एयरपोर्ट एरिया में, उसको जो है ये एक्ट रेगुलेट करेगा। ये है क्या एक्चुअली में, इसको देख लेते हैं। बिल विल प्रोवाइड स्टेचुटरी स्टेटस। ठीक है, ये तीन इंस्टीट्यूट जो रेगुलेटरी स्टेटस था, अब ये स्टैचुटरी स्टेटस हो गया। मतलब ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होके इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए, ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक सिक्योरिटी का काम करे, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हो, और एक अगर प्रॉब्लम हो तो इन्वेस्टिगेशन। तो ये तीनों एजेंसियों को इन्होंने स्टैचुटरी स्टेटस दे दिया है। डीजीसी विल कैरी आउट रेगुलेशनरी फंक्शन। मैंने कहा ना, एक रेगुलेशन करेगी, एक सिक्योरिटी देखेगी, एक इन्वेस्टिगेशन करेगी। सिंपल ही भाषा में आप, मतलब अगर किसी चीज़ को बहुत कॉम्प्लेक्स करके पढ़ोगे आप तो परेशान हो जाओगे। BCA, ये जो सेकंड ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेट करेगी, रेगुलेटरी ओवरसाइट फंक्शन रिलेटेड सिविल एविएशन सिक्योरिटी देखेगी। और AAIB जो है, जो भी एयरक्राफ्ट इंसिडेंट होंगे उनको इन्वेस्टिगेशन करेगी। और द स्टेचुटरी स्टेटस ऑफ दो इंस्टीट्यूट, ये क्या होगा, इस ऐसा करने से क्या होगा कि इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश की कोई रैंक निकालता है तो ये देखता है कि हमारे यहाँ जो एजेंसियां हैं जो सिविल एविएशन में सेक्टर में काम कर रही हैं वो रेगुलेटरी स्टेटस नेचर की हैं या स्टेचुटरी नेचर की हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की हैं। ठीक है, तो इन तीनों को स्टेचुटरी नेचर देने की वजह से जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इंडिया एविएशन रैंकिंग सेफ्टी जो है इम्प्रूव होगी। इंडिया
एविएशन सेफ्टी रैंकिंग इंडिया की इम्प्रूव होगी ऐसा करने से। बिल के कुछ प्रोविज़न देख लेते हैं। बिल के प्रोविज़न ये है कि यदि रूल वायलेट करेंगे तो पहले 10 लाख पेनल्टी लगती थी, अब 1 करोड़ लगेगी एविएशन प्लेयर, इंडस्ट्री प्लेयर द्वारा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है किसी के भी लाइसेंस को किसी भी समय, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल द लाइसेंस सर्टिफिकेट और अप्रूवल किसी पर्सन का, चूँकि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है तो कोई प्लेयर आके काम करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए सब किया जा रहा है। इफ़ द पर्सन कॉन्ट्रवेड एनी वायलेशन, यदि कोई वायलेशन करता है, लेकिन ये एक्ट जो है मिलिट्री के, नेवल, मिलिट्री, एयर, इसके लागू नहीं होता है। और ये बिल जो है एग्जम करता है आर्म फोर्स को, ठीक है। बस ये है, इतना सिंपल सा, बहुत कुछ ज़्यादा दिया नहीं कि जब एक्ट आएगा तो हम इसको देखेंगे। आगे हम देखते हैं मॉडिफाई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। एक्चुअली में क्या है, इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए आया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको। तो मॉडिफाई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0, ठीक है। इसको यूनियन कैबिनेट ने अभी भी फाइनेंशियली असिस्टेंट दे के अप्रूव किया है ये स्कीम को। स्कीम है क्या, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ये स्कीम एक्चुअल में क्या है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एंड कॉमन फैसिलिटी बनानी है, किसके लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए, ठीक है। मैंने कहा था ना, इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर हब बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है, ठीक है। विल हेल्प इंडिया बिकम द मोबाइल मैन्युफैक्चर हब इन द वर्ल्ड। क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया पे इम्पोर्ट बर्डन बढ़ रहा है, बाहर से आ रहा है, और ये इस तरह से इम्पोर्ट बर्डन बढ़ रहा। तो जो है गवर्नमेंट सोच रही है कि किसी तरह हम लोग इसको, इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स का, और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बनाएं, ठीक है। ये जो EMC 2.0 है, ये नेशनल पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के अंतर्गत ही है, ठीक। और इंडिया ग्लोबल हब फॉर मोबाइल, ये इंडिया को ग्लोबल हब बनाना चाह रहे हैं लोग मोबाइल के क्षेत्र में। द स्कीम विल सपोर्ट सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, वहीं घूम फिर एक ही बात को कहा जा रहा है। और इसमें क्या करेगा कि सेटिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर, मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप और मैं, ठीक, या मान लीजिए दो कंपनियां अलग अलग छोटा छोटा यूनिट लगा दी मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने का, लेकिन मोबाइल मैन्युफैक्चर की टेक्नोलॉजी है, इनके पास इंजीनियर है, तो ये इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर पर जाएंगी, अपने जो है इंस्ट्रूमेंट, अपने उपकरण लगा के यहाँ पे बनाएंगी और इसको टेस्ट भी करेंगी। क्योंकि जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, ये अभी छोटी कंपनियाँ हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो ये क्या करेंगी, यहाँ जाएंगी, ठीक है, यहाँ जाएंगी इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर पे, उसको टेस्ट करेंगे, उसको बनाएंगी और फिर इसको सेल करेंगे। यही है इसका मतलब कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए। कॉमन फैसिलिटी सेंटर का मतलब यही है। दे विल सेटअप इन एरिया सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग, मैंने कहा था ना कि ये उस एरिया में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ऐसा ना हो कि बेंगलुरु में और पुणे में बनाने वाली कंपनियां हैं और उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर को आपने लखनऊ में बना दिया, ऐसा नहीं ना, उसी के आसपास बनाना पड़ेगा ताकि वो जल्दी से जाएं, अपना वहाँ काम करें और उसको एक्सपोर्ट करें। द फोकस इज अपग्रेडिंग कॉमन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड कॉमन फैसिलिटी फॉर यूनिट ऑफ EMC। देखो इंडिया क्या था, 2012 में केवल 1.3% इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट किया करता था, अब ये 3% हो गया है 2018 में, ठीक। और इंडिया जो है केवल 2.3% ऑफ इंडिया GDP का इलेक्ट्रॉनिक्स अभी प्रोड्यूस करता है, तो गवर्नमेंट जो है इसको बढ़ाना चाहती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। स्कीम अप्रूव टू प्रमोट ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका मैं आपको एक की वर्ड्स बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि जो जो ड्रग प्रोडक्ट है, जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ ड्रग फार्मास्यूटिकल तो बहुत टॉप पे है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल वो चाइना से आता है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम क्या करें,
कि कुछ स्कीमों को लॉन्च करें जो लिंक इंसेंटिव हो, ठीक है। बल्क ड्रग्स पार्क बनाए, मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम कैसे ऐसे बल्क ड्रग्स पार्क बनाएं जो इस रॉ मटेरियल को भी मैन्युफैक्चर करे, हम चाइना पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल ग्रेडियंट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि दवा के अंदर, पहली बात तो रॉ मटेरियल का आप समझ लीजिए कि ये स्कीम बनाना चाह रहे हैं कि हम बल्क में ड्रग पार्क बनाएं। एक्चुअली में हमारे यहाँ दवा का फाइनल स्टेज बनता है, उसमें एक्टिव ग्रेडियंट, उसके प्लास्टिक, उसके कोटेड, उसके केमिकल, वो सब जो है चाइना से आते हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ ही बने। एंड यहाँ पे लिखा है एक्टिव फार्मास्यूटिकल ग्रेडियंट और एपीआई ऑफ चीफ थेरेपिस्ट इंग्रेडिएंट ड्रग। मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल ग्रेडियंट का मतलब होता है, मान लीजिए आप पैरासीटामॉल खा रहे हैं, पैरासीटामॉल में वो एलिमेंट जो आपके ब्लड में जाने के बाद काम करना शुरू करता है, एक्चुअल में बाकी जो होती है ऊपर कोटेड प्लास्टिक है तो सब नष्ट हो जाती है। जो उसका मेन पार्ट है जो आपको एक्चुअल में ठीक करता है उसी को कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो गवर्नमेंट जो है दो स्कीम को लॉन्च की है इसमें, एक तो बल्क ड्रग्स पार्क बनाएगी, दूसरा है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। मतलब जो लोग इस तरह के रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे, चाइना पे कम डिपेंडेंसी होगी, हम जो क्या करेंगे उनको इंसेंटिव देंगे। कैसे इंसेंटिव देंगे हम उसको देखते हैं। ये प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल। मैंने कहा क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल का मतलब होता है दवा के बनाने में जो इनिशियल रॉ मटेरियल लगता है, हम उसको बनाना चाह रहे हैं, चाइना पे डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाह रहे हैं। 3 मेगा पार्क बनाना चाह रही है गवर्नमेंट, ठीक है। मेगा बल्क पार्क बनाना चाहती है गवर्नमेंट। इसके लिए जो है ग्रांट इन एड टू स्टेट विथ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1000 करोड़, ठीक है। ये अगले 5 साल में कुल 3000 करोड़ दे रही है अगले 5 साल में 3 मेगा पार्क बनाने के लिए, 1000 करोड़, ठीक है। और एक हजार करोड़ में क्या बनेगा, वो वहीं बल्क रॉ मटेरियल को बनाना होगा। और रॉ मटेरियल का जो इनिशियल एलिमेंट होता है दवा के बनाने में, उसी का प्रोडक्शन होगा, और जो लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। और पार्क विल कॉमन फैसिलिटी, मैंने बोला फिर इंडिया में घूम फिर कॉम, चूँकि हमारे यहाँ हर कंपनी के पास अपनी इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है कि वो प्रोडक्शन कर सके, और इतनी बड़ी फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो है नहीं। बैंकों की हालत देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट घूम फिर के जो है हर चीज़ के लिए, चाहे वो दवा का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स EMC 2.0 हो, उसके लिए कॉमन फैसिलिटी बार बार बना रही है, ठीक है। सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट, डिस्टिलेशन प्लांट, ठीक है, पावर एंड स्टीम यूनिट, कॉमन इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट। मैंने कहा था कि रॉ मेटल के बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जो है गवर्नमेंट कॉमन फैसिलिटी में बनाएगी पैसा देके। द स्कीम स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टू बी, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसको वो करेगी। डिस्पाइट थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड बाई वॉल्यूम द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट द बेसिस ऑफ, मतलब जो हमारी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी जो है इंडियन की, दुनिया में सबसे बड़ी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी वो है हमारी जो इंडस्ट्री है, वो एक्चुअली में इंपोर्ट ऑफ बेसिक, मैंने कहा था ना कि वो हमारे यहाँ जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो मंगाया जाता है और वो टोटली चाइना से आता है, ठीक है। तो इससे उससे एक्चुअली में क्या है, इससे हम लोग चाइना पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हम चाइना गलवान घाटी में या कहीं सियाचिन में हम चाइना को आंख नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो जानता है चाइना कि हमारे पे डिपेंडेंट है। एंड सम स्पेसिफिक बल्क ड्रग्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी 80, मतलब कुछ ऐसी दवाएं हैं जिस पे तो 180 से 100% हम लोग जो है डिपेंडेंट है, मतलब पूरी की पूरी रॉ मटेरियल वहीं से मंगाया जाता है इंपोर्ट करके। आइए हम लोग देखते हैं इस स्कीम के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये स्कीम एक्चुअली में क्या है, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगी, ठीक है। कि आपकी स्टार्टिंग मटेरियल व कच्चा मटेरियल को बनाइए, ड्रग इंटरमीडिएट को बनाइए, एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल
इंग्रेडिएंट। मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ जैसे आप कंप्यूटर लेने आते हैं ना कंप्यूटर को, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो कहता है कि असेंबल कर दी। उस असेंबल में क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्ट लगा के कंप्यूटर तैयार कर देता है। तो हमारे यहाँ जो दुकान है वो जो दुकान है वही दुकान इंडिया में है। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल तो बहुत टॉप पे है, लेकिन जो उसके छोटे छोटे रॉ मटेरियल है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो हमारे देश में नहीं बनता है। और गवर्नमेंट उसी को बनाना चाह रही है। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल, मतलब कह रहा कि 53 जो है मैन्युफैक्चरों को आइडेंटिफाई किया गया है, जो बल्क ड्रग जो है क्रिटिकल बल्क ड्रग, मतलब वहीं कच्चा मटेरियल बनाएंगे। अगले ऑन दियर इंक्रीमेंटल सेल 2019-20 के हिसाब से जो है हम कंसिडर करेंगे अगले 6 साल तक, जो यही 53 जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो जो बनाएंगी बल्क ड्रग को या कच्चे मटेरियल को, वो हम अगले 6 साल तक उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें, बाकी सब नॉर्मल है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मैंने आपको बता दिया ना कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता क्या है। इंडिया हेवी इंपोर्ट करती है, याद रखिएगा, इंपोर्ट नहीं, हेवली इंपोर्ट डिपेंडेंसी एपीआई फ्रॉम चाइना। और यहाँ पे देखिए, द हुआई प्रोविंस ऑफ चाइना इज़ द हब ऑफ एपीआई, मतलब जो हुआई प्रांत है चाइना का वो एपीआई का हब है। इंडिया में फार्मास्यूटिकल के बनने की वजह से चाइना ने एपीआई को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रियाँ बनी हैं उसके कुछ कारण है, आसपास से कहीं कुछ ऐसी चीज़ ड्राइविंग फोर्स होती है जो हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर बन गया, उसका एक कारण है। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल का हब बन गया, उसका एक कारण है, क्योंकि चाइना के यहाँ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो आसानी से हमारे यहाँ आ जाता है और हम जो है उसको आसानी से दवा बना लेते हैं। इंडिया एपीआई इंपोर्ट स्टैंड 3.5 बिलियन पर ईयर, सोच लीजिए। एंड अराउंड 70 और 2.5, मतलब कह रहा है कि 3.5 बिलियन मतलब में लगभग 2.5 बिलियन जो है केवल चाइना से आता है। मतलब ये जो हमारा स्कीम है दोनों, ये केवल और केवल जो है, अगर आप इसको की क्रक्स कहा जाए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव एंड प्रोडक्शन ऑफ बल्क एंड ड्रग्स पार्क, ये टोटली जो स्कीम है ये चाइना डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। अगर आपको कहीं लिखना भी हो तो आप इन दोनों स्कीमों को उसमें कोड कर सकते हैं कि स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग्स पार्क्स एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनिशिएटेड बाई इंडियन गवर्नमेंट इज कंट्रोल द डिपेंडेंसी ओवर द चाइना, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं आगे। यूएन हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया बहुत बेकार स्थिति में है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको दिखाऊंगा तो आप हंसोगे, पहले देख लो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सस्टेनेबल एसडीएसएन नेटवर्क बनाता है, निकालता है, और 2012 से एक्चुअली में क्या है कि ये 20 मार्च को जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन जनरल असेंबली में ये इसको एडॉप्ट किया गया था। और उसी दिन उसी साल 2012 में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीएन का स्थापना हुई थी 2012 में ही, ठीक है। तो ये है क्या रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया की बहुत ख़राब, 156 कंट्रियाँ हैं इसमें, और इंडिया, बाप रे, हमारे देश में जो है, हमारे दुनिया में इंडिया में लोग कम हैप्पी हैं।